हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए, अब तो ईद भी हो गई और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आगे का पढ़ते हैं। अब तक हमने 4 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। ये अगला चैप्टर है इसका। ये चैप्टर नंबर 5 है। देखिए, जैसे हम पढ़ते आ रहे थे, जैसे हमने वो 4 मंडल पढ़े थे। कौन कौन से मंडल? स्थल मंडल पढ़ा था, जल मंडल पढ़ा था, फिर वायु मंडल पढ़ा था कि नहीं? और उसी में जैव मंडल पढ़ा था। इन तीनों का मिक्सचर जो था वो जैव मंडल था। अब देखिए, यहाँ तक ये स्थल मंडल पढ़ा जिसमें हमने पृथ्वी का अंदर का देखा, उसके बाहर की चीज़ें देखी कि उस पर क्या क्या होता है, किस किस तरह की आकृति बनती हैं। उसके बाद हमने वायु को देखा, है ना। अब आज बात है जल की। आज हम जल मंडल पढ़ेंगे। देखिए, जल मंडल जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जल का अपना एक सर्कल होता है, एक साइकिल होता है। वो जहाँ से शुरू होता है वो वहीं पे जाके फिर से रम जाता है और वही सब चलता रहता है पृथ्वी पे। देखिए कैसे होता है। वाष्पीकरण एक चीज़ होती है, वाष्पीकरण होता है ना। वाष्पीकरण साइंस में आपने पढ़ा होगा कि पानी जो है ना वो भाप के रूप में ऊपर उठता है। जब ऊपर उठेगा तो क्या होगा? संघनन शुरू होता है। भाप के रूप में उठेगा या फिर एयर गर्म हो जाएगी तो वो मॉइस्चर के रूप में उसको ले लेगी और अपने साथ में ले जाएगी ऊपर उड़ा के। ऊपर ले जाती है तो वहाँ उसका संघनन शुरू होता है। ये दिख रहा होगा यहाँ आपको। संघनन शुरू होता है तो बादल बनते हैं। बादल बनते हैं तो उसके बाद क्या होता है? अगर उनकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो वही बारिश के रूप में, जल के रूप में नीचे गिर जाता है ना। तो देखिए, ये चक्कर सा बन गया या नहीं बन गया? ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता रहता है। पानी ऊपर जाता है और फिर उसके बाद वही पानी किसी ना किसी रूप में नीचे आ जाता है। देखिए, या तो वो ऐसे जा रहा है या फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप जैसे आपने मान लीजिए एक नल लगाया है यहाँ पे। ये आपने नल लगाया है तो नल से आप जो पानी निकाल रहे हैं वो भी तो नीचे से ही आ रहा है ना। और फिर आपने वो जहाँ भी फेंका, मान लो कहीं भी फेंक दिया आपने, वो या तो वो वाष्पीकृत होकर चला गया, ऊपर उड़ गया वो, फिर पानी इस तरह कैसा आ जाएगा जैसे ये हो रहा है बारिश का प्रोसेस। या फिर वो अंदर चला जाएगा तो वो सतही जल बन जाएगा। ऐसा होता है नहीं होता है? तो इसी को कहा जाता है जल चक्र। ये वाली जो प्रक्रिया हो रही है इसी को कहा जाता है जल चक्र। समझ गए जी आप? चलिए, अब ये वाष्पीकरण जो होता है वो किस वजह से होता है? सूर्य ताप की वजह से होता है। क्योंकि भाई अगर गर्मी आती है, आप कहीं पे भी पानी फेंको, कुछ देर बाद वो अपने आप गायब हो जाता है। तो कहाँ चला जाता है? वो वाष्पीकृत हो जाता है। जो हीट है उसकी उसकी वजह से वो वाष्पीकृत होकर वो गायब हो जाता है वहाँ से। समझ गए आप? और ये होता क्यों है? ये सूर्य ताप के कारण होता है। ठीक। और जितना ज़्यादा ये होगा, इंसोलेशन जितना ज़्यादा होगा, पिछले चैप्टर में इंसोलेशन पढ़ा है, तो उतना ही ज़्यादा वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये वाली चीज़ है। और एयर जितनी ज़्यादा ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित हो जाता है। जलवाष्प मतलब वाटर ड्रॉपलेट, पानी की बूंदें। पानी जो एयर ने उठा लिया अपने साथ, हवा में जो पानी होता है वही होता है जलवाष्प। समझ गए आप? ये वाली चीज़ है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें जो ये फिगर दिया हुआ है ये बहुत अच्छा फिगर दे रखा है, आप लोग इसे आसानी से समझ जाएंगे। और आप इस चीज़ की, इस किताब को आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। ये बात नॉर्मल चीज़ है, ये बिल्कुल जो यहाँ लिखी हुई है ये आप इसको अपने तरीके से देख लेंगे। ठीक है। पानी में सबसे ज़्यादा महासागर एवं समुद्री जल लवणीय होता है। लवणीय क्या मतलब है? कि उसमें जो है मिनरल बहुत ज़्यादा होते हैं, लवण खनिज मिले होते हैं उसमें, इसीलिए वो पीने योग्य नहीं होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक कहा जाता है साधारण भाषा में, और इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। होते तो और भी बहुत सारे लवण हैं इसमें मिले हुए, पानी में मिक्स होते हैं जो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो होती है सोडियम क्लोराइड की। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ ये जो दे रखा है ना, ये विश्व की प्रमुख झीलें और नदियाँ इसमें दे रखी हैं। तो ये मैं आपको अलग से बताऊंगी मैप वाले में, आप इसमें नहीं करिए, इसमें सिर्फ आप मोटा मोटा देख लीजिए। एक तो देखिए यहाँ देखिए, ये है ग्रेट लेक्स, ये 5 लेक हैं। विनीपेग है, सुपीरियर है, ह्यूरोन है, इरी है, ओंटारियो है। यहाँ पे ये 5 झील एक साथ हैं। ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। अगर आप लोगों के पास में अमेरिका और कनाडा यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका का मैप है अगर वो होगा तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको दिख जाएंगी पाँचों की पाँचों बनी हुई। पहले सुपीरियर दिखेगी, फिर हुरोन दिखेगी, उसके बाद नीचे में मिशिगन दिखेगी, इरी दिखेगी, ओंटारियो दिखेगी। इरी और ओंटारियो के यहीं बीच में है एक फॉल जो कि मैंने आपको पढ़ाया है, नियाग्रा वाटरफॉल, वो यहीं पड़ता है, यहीं इन्हीं के बीच में। दिखाऊं लोकेशन?
देखिए इसमें तो शायद नहीं दिखेगी क्योंकि ये उस तरह का मैप है नहीं, ये एनसीईआरटी का मैप है तो उतना क्लियर नहीं है। पर आपको जहाँ भी पानी, जहाँ भी ये ब्लू कलर दिखे ना, ये वाला कलर, ये पूरा पानी है, दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पानी है। तो जहाँ पे भी आपको अंदर में भी ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ आपको ये विक्टोरिया लेक दिख रही है, ये दिख रही है विक्टोरिया लेक। ये जो विक्टोरिया लेक है यहीं पे, यहीं से निकलती है कौन सी नील, कौन सी नदी निकलती है, नील नदी निकलती है यहाँ से निकलती है वाइट नील, और यहाँ एक ताना लेक है वहाँ से निकलती है ब्लू नील। और जब खार्तूम एक जगह है जो कि सूडान की राजधानी है, खार्तूम सूडान, मैंने पढ़ाया आपको सडनली, और यहाँ जाके ये फिर यहाँ गिर जाती है इसमें भूमध्य सागर में। ठीक है, ये है कैस्पियन झील। यहाँ पे ये मोटी मोटी सी जो नदियाँ दे रखी हैं, देखिए अमेजन दिख रही है आपको यहाँ, बस आपको देख लेना है ये, बाकी मैं नदियों का एक अलग से आपको मैं कोशिश करूँगी कि मैं दे दूँ। ठीक है, मैं वो पढ़ा दूँ आपको। देखिए लवणता क्या होती है, ये चीज़ समझने वाली है। लवणता का मतलब ये होता है, लवणता का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी भरा, 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं जी। 250 ग्राम दूध लेते हैं, आधी किलो दूध लेते हैं, नहीं लेते हैं, ये वही वाला ग्राम है। तो अगर 1000 ग्राम, या तो 1000 ग्राम पानी कह लो या तो 1 लीटर पानी कह लो, बात तो बराबर ही है। अगर 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम पानी में अगर लवण की मात्रा 35 भाग है, यानी कि 1000 ग्राम कोई चीज़ है हमारे पास, यानी कि पानी है जो 1000 ग्राम, अगर उसमें 35 ग्राम क्या है, नमक है, 35 ग्राम नमक है, तो यही हमारा औसत लवणता कहलाती है महासागर की। और औसत लवणता का मतलब हुआ कि लवणता निकाली तो उसमें एक महासागर इतना तो लवणीय है ही जितना ये है। तो लवण अगर इस 35 से कम है, अगर इस 35 से मान लीजिए 25 है किसी में, 25% नमक है किसी में, सोडियम क्लोराइड कह लो या तो नमक कह लो या फिर खनिज लवण कह लो, अगर हैं तो इसका मतलब है वो पानी खारा नहीं होगा, वो पानी मीठा हो जाएगा। और अगर 35 से ज़्यादा होगा तो वो पानी कैसा हो जाएगा, वो खारा हो जाएगा। ये औसत है, ये एक लिमिट है, समझ गए आप बात को, ये वाली चीज़ है। ये बहुत महत्वपूर्ण फिगर है जो यहाँ है, ये जो ये बात इसने लिखी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको और एक बात बता दूँ मैं पते की, वो ये है, देखिए ये जो दे रखा है ना, ये जो इसने बना के दिया है, ये सीधा का सीधा IAS में क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा का सीधा। उसने ये पूछा था कि सबसे ज़्यादा तो सबको पता होता है कि 97.3% जो पानी है वो महासागरों में है। ठीक, अब मान लीजिए टोटल पानी इतना था 100, अब 97.3 चला गया इनमें, तो बाकी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कैसे। तो उसने ये 4 ऑप्शन दे रखे थे यहाँ से यहाँ तक वाले, और उसने पूछ रखा था फिर कि इन्हें आपको लाइन में लगाना है कि किस में ज़्यादा किस में कम। तो इतना बारीक तो कोई पढ़ता नहीं, हाँ इतना इतना पढ़ा और ठीक है। अब तो खैर पढ़ते हैं क्योंकि जब सवाल आ गया है तो तब तो लोग ध्यान देना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस टाइम तक कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो आप इस किताब को बहुत ईजी न लें, इतनी अच्छी, इतने बड़े लेवल की किताब है ये, समझ गए जी आप। इसलिए आप इस किताब को वैसे ही पढ़ने की कोशिश करें जैसे आपको बताया जा रहा है। देखिए महासागरों में कितना होता है, महासागरों में होता है इतना, जितना कि यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला महासागरों में होता है। हम लोग कहाँ पहुँच गए, पता नहीं कितना पेज आ गया ये, सॉरी। ओके चलिए, यहाँ पे ये महासागरों में जो है वो है 97.3%। बर्फ़ के छत्रक का मतलब है ग्लेशियर, जो बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ के रूप में जो पानी है। भाई ऐसे यहाँ जाएंगे आप, पर्वत के ऊपर में जाते हैं तो ये बर्फ़ ही बर्फ़ तो हो जाती है ऊपर में जाके, बहुत सारा पानी तो हमारा बर्फ़ के रूप में ही जमा हुआ है। वो कितना है, 2.0%। उसके बाद जो बचा भूमिगत जल, जो अंदर से आप खींच खींच के नल से या सबमर्सिबल से जो पानी निकाल रहे हैं, वो कितना % है, वो इतना % है। तो आप इसको बहुत ही ढंग से, झीलों में कितना पाया जाता है 0.009, ये याद कर लेना है, आपके अपने दिमाग में बैठा लेना है अगर आपको ठीक से चीज़ों को जानना है तो। ठीक है, ये आप याद करेंगे अपने तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये एक चीज़ इसने दी हुई है, इसमें जो इन्फोग्राफिक दे रखा है, ये इज़राइल एक जगह है, इज़राइल एक देश है।
जो मैंने आपको बताया कि इजराइल कहाँ पड़ता है। इजराइल एक देश है, वहीं पे उसके बॉर्डर पे है मृत सागर, डेड सी, डेड सी है वहाँ पे। उस डेड सी में जो लवणता है वो इतने ग्राम है, यानी कि 340 प्रति लीटर। 1 लीटर यानी कि 100 में 340 ग्राम जो है ना वो नमक है। अगर मान लीजिए उस पूरे समुद्र को आप ऐसा मान लें कि उसमें 1 लीटर पानी है, मान लीजिए समझने के लिए, तो उसमें 340 ग्राम तो नमक ही नमक है जी। ठीक, तैराक इसमें प्लव सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई भी आदमी जिसकी डेंसिटी पानी की ज़्यादा होगी वहाँ पे कोई डूबेगा नहीं। अगर किसी को मरना है, उसमें कूद के जान देनी है, तो यहाँ चले जाओ, इसमें कूद जाओ, मरोगे भी नहीं, क्योंकि ये ऊपर फेंक देगा, उछाल देगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये है, जिसमें जितनी ज़्यादा लवणता होगी वहाँ पे आदमी डूबा नहीं करता, वहाँ पे कोई भी चीज़ डूबती नहीं है। ठीक है ये वाली चीज़ है। अब आप यहाँ देख लीजिए, देखिए इसने बच्चों को समझाने के लिए एक छोटा सा फिगर और बना के दे रखा है। ये पूरा पानी कर दिया है इसने, 9 चम्मच पानी इसमें है, 2 चम्मच यहाँ है, फिर आधा चम्मच इसकी झीलों में है, 1 बूंद पानी नदियों में है। बच्चों को समझाने के लिए बताया गया है, लेकिन आपके लिए ये वाला फिगर इम्पॉर्टेंट है, ये वाली बात इम्पॉर्टेंट है और ये वाली बात इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, ये बात आपको पता है। 71%, मान लीजिए 100 है। देखिए आज आपको एक काम की बात बता देती हूँ, यहाँ मुझे याद आ गया। मान लीजिए, देखिए बीच में बता देती हूँ। जैसे कोई कहता है आपको 900 का 10% निकालो, किसी ने ये बात कही कि 900 का 10% कितना होता है, तो आप पीछे से इसके एक बिंदु हटा के और छुट्टी कर दीजिए, एक बिंदु पीछे से एक अंक गिनिए और वहाँ बिंदी लगा दीजिए, तो ये जो आगे का बचा ना, ये इसका 10% बच गया। काम की बात है कि नहीं। देखिए मान लो मैंने कहा आपसे 700 का 10% बताओ जी, तो 700 का 10% कितना हो गया, 70 हो गया। मैंने कहा आपसे 1000 का 10% बताना जरा, तो पीछे से एक बिंदी एक अंक छोड़ के और ये पॉइंट लगा देना, और जो संख्या आगे बचेगी वही उसका 10% हो गया, 100 हो गया। हो गया। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये 600 है, मान लीजिए 500, चलिए मानिए 500 है, इसका 10% बताओ, आपने बताया 50। अब मैं मान लो कह दूँ कि इसका 5% बताओ, तो 5%, भाई जब 10% किसी चीज़ का 50 है तो 5% कितना होगा, 25 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके जीवन में काम आएगी हमेशा, याद रखिए इस चीज़ को। अब परसेंटेज निकालने का यही होता है, तो इसमें भी क्या इसने बताया 3/4, 3/4। ये जब पूरा फिगर जो है ये कितना है, हाफ है, ये कितना हो गया 1/4। अगर इस तीनों को कर दिया जाए तो ये कितना हो गया 3/4। ये जो 3 भाग हैं, ये 3 ऊपर और पूरे कितने थे 4। जो पूरी संख्या है, मान लीजिए ये मैंने कोई चीज़ बनाई, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया और मैंने इसको बांट दिया 3 भागों में, और इसका एक भाग कलर है। अब मुझे इसके एक कलर भाग को दिखाना है, तो कैसे दिखाऊंगी, टोटल इसके कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, तो वो लिखे जाएंगे नीचे। ये कितना कलर हुआ, 1, तो 1/3 भाग इसका कलर हुआ। तो अब बचे कितने, इस पूरे में से इस ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे तो बचा हुआ निकल जाता है। 3 में से 1 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया, 2/3 बच गया कि नहीं बच गया, ये बचा हुआ ही तो है। ऐसे ये निकालना होता है। चलिए मैथ का भी मैंने आपको एक मामला समझा दिया, वो परसेंटेज वाला आपको ध्यान रखना है हमेशा। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने काम करते हैं जो हम कर रहे थे, हम अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो पढ़ रहे हैं। ये प्यास व्यास लगना, ये बच्चों को समझाने के लिए बात बताई गई है, आपका इससे कोई मतलब नहीं है। परिसंचरण, देखिए जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ये याद रखने वाली डेट है, आप इसको याद रखेंगे। और जल को तो संरक्षित आपको करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ ये कुछ चीज़ दी गई है, पुलिन मैंने आपको बताया था क्या होता है। पुलिन होता है बीच मान लीजिए आप एक तरह का, ऐसे कि यहाँ से पानी बहा के लाती है, अपने साथ पानी कुछ लाता है, लहर आती है, ऐसे ऐसे लाती रहती है और रेत ला के इकट्ठा करती रहती है, तो ये बीच बन जाता है इस तरह का, है ना। रेत देखा होगा आपने, फिल्मों में देखा होगा या असली में देखा होगा किसी ने, वही वाला ये पुलिन होता है, बीज। अब इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ज्वार भाटा, तरंग, धाराएं, कुछ ये दे रखे हैं इसमें। महासागर की इसने गति बता रखी है, कौन कौन सी गति होती हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए जी,
तरंग, यहाँ देखिए कुछ दे रखा है इसमें इन्फोग्राफिक्स में, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंग उत्पन्न होती है, तरंग वेव आती है, वेव। तेज हवा बहेगी तो ये बड़ी हो जाती हैं, मंदी बहेगी तो धीरे धीरे स्लो स्लो होती है। वही वाली चीज़ है कि आप इसमें बॉल फेंको तो वो वापस ला के आपको वहीं किनारे पे फेंक देगी उसको। यही वाला यहाँ उदाहरण दे रखा है इसने। देखिए यहाँ दे रखा है सुनामी, जापानी शब्द है सुनामी, टी से लिखा जाता है, टी सुनामी ऐसे लिखा जाता है, टी से लिखते हैं सुनामी को, पढ़ा जाएगा सुनामी, टी साइलेंट होता है लेकिन लिखा जाता है टी से, ठीक है। जिसका अर्थ होता है पोताश्रय। पोताश्रय क्या होता है? बंदरगाह। अरे बंदर कैसे, बंदर ऐसे लिखते हैं, बंदरगाह। बंदरगाह नहीं होता है जहाँ पे हवाई वो सॉरी जो शिप होते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, जलपोत, जो आके जहाँ अपना लंगर वंगर डालते हैं, जहाँ खड़े होते हैं, वही होता है पोताश्रय, ठीक है। इनको पोताश्रय को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इनको पोताश्रय तरंगे भी कहा जाता है। समझ गए आप? तरंगे तो आप समझ गए तरंग क्या होती है। अत्यधिक विनाश भी हो सकता है कई बार, जब बहुत तेज़ हवा चल जाएगी तो वेव उतनी ही ऊंची चली जाएगी। मान लीजिए नीचे कुछ हलचल हुई है, समुद्र में हमेशा होती रहती है, ज़मीन में अगर कोई हलचल हो रही होगी तो उसके ऊपर जो भी कुछ होगा वो होगा ऊपर, उसमें भी हिलन डुलन होगी, तो उसके ऊपर जो है उसमें भी तो हिलन डुलन होगी। तो मान लो नीचे कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ बहुत तेज़ी से, तो ज़मीन हिली तो उसके ऊपर समुद्र था तो वो भी तो हिलेगा, और जितना तेज़ी से हलन चलन होगी उतनी ही ऊंची लहरें आनी शुरू हो जाएंगी, है ना। और जब ये लहरें बहुत ग्रुप में आनी शुरू हो जाएं और बहुत ऊंचाई इनकी बढ़ जाए तो उन्हीं को कहा जाता है सुनामी, ठीक है जी। यही वाली चीज़ इसने यहाँ पे दी हुई है, जिसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन इत्यादि अगर कुछ हो रहा है तो ऊपर भी होगा। ये मैंने आपको बताया था कि नीचे हमेशा कुछ ना कुछ हलन चलन हो रही है, पर वो कैसी हो रही है, कभी तेज़ होती है और कभी वो मंदी होती है। और जब तेज़ होती है तो उसका इफेक्ट हमें ऊपर दिख जाता है, हो तो रही है। अगर समुद्र में ही अंदर कुछ हुआ और उसका इम्पैक्ट भी तो ऊपर ही दिखेगा, वहीं समुद्र में ही दिखा तो वो हम लोगों तक नहीं आ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। पर कई बार पानी की वजह से वो हमें पता चल जाता है, जैसे सुनामी आई 2004 में, तो उससे हमें पता चला। ये सुनामी का जो तांडव हुआ था वही इसने यहाँ पे इसमें लिख के दे रखा है, ये आप समझ लेंगे खुद से। 15 मीटर की ऊंचाई वाली जो तरंगें उठ गई वही सुनामी हो गया हमारा। 150 मीटर मापा गया इसको, 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये आई, क्योंकि बहुत तेज़ आ रहा है, जब पानी पीछे से प्रेशर मार रहा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, यानी कि 1 घंटे में 700 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय कर दी। और हमारा अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, वो इसमें डूब गया था, ठीक है जी। इसने यही बात यहाँ दे रखी है। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है, बड़ा काम का चैप्टर है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये इन्फोग्राफिक्स जो दे रखा है आप इसको पढ़ लीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ समझा देती हूँ, ये है ज्वार भाटा। ज्वार क्या होता है? देखिए ऐसा होता है, ये हमारे सूर्य देवता जो भी कहो इन्हें आप लोग, इनके पाथ में घूम रही हैं कौन? पृथ्वी जी घूम रही हैं, ये अर्थ हो गई। और इनके चारों तरफ भी कौन घूम रहे हैं? मून घूम रहे हैं, और ये सब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं चारों तरफ, ये घूम रहा है इधर की तरफ, ऐसे घूम रहा है, ये तो स्टैटिक है, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है और ये इसके चारों तरफ घूम रही है, ये तो घूमना घुमाना हो रहा है इनका। अब होगा क्या, देखिए घूमते घूमते एक टाइम ऐसा होगा जी, ये सूरज है, ये पृथ्वी है मान लीजिए, और जो चंद्रमा घूम रहा है इसके चारों तरफ, मान लीजिए वो यहाँ आ गया घूमता हुआ। अब पृथ्वी पे जो पानी है, समुद्र भी तो है पृथ्वी पे ऊपर, ये समुद्र भी हैं, पहाड़ भी हैं, ये सब कुछ है ना ऊपर में पृथ्वी पे, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स और इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, भैया हर चीज़ को अपने तरफ खींचेंगे ना। अब 2 बॉडी हैं जो उनका गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग गया, तो जो पानी है वो बहुत आगे तक खिंच जाता है। पानी क्या होता है? आगे तक खिंच जाता है, ऐसे होता है। देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी थी, ये अर्थ है, ये मून है, और ये हमारे सूरज देवता हैं, बड़े से मान लो, बड़े से हैं ही, मान क्या लो, ये हैं ही बड़े, सच्चाई ये, और ये छोटे हैं जी थोड़े, मून है, ये मून है। अब क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशनल पुल जो है ना, ये अपनी तरफ खींच रहे होंगे, ये इसे खींच रहा होगा, ये भी इसे खींच रहा होगा, तो यहाँ पे जो पानी है ना वो
यहाँ से इधर की तरफ आ जाएगा, पानी को खींच के इधर ले आएंगे इधर की तरफ, और तो इधर क्या होगा, पानी कहीं से तो इकट्ठा हो रहा होगा ज़मीन पे से, तो जो जो समुद्र है जो भी इसके सामने आ रहा होगा उसमें से क्या होगा कि जो समुद्र है उसका एक तरफ से पानी उसमें से पूरा बाहर की तरफ खींच रहा होगा, बहुत आगे तक आ जाता है ज़मीन पे, और जहाँ से इधर से खाली हो रहा होगा दूसरी तरफ से खाली हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पानी जब खिंच रहा है किसी चीज़ का, मान लीजिए ये कोई चीज़ में पानी भरा हुआ है, आपने इस पानी को इधर की तरफ खींचा तो इधर तो खाली होगा, है ना। तो पानी जो खिंच के वो ऐसे आया है ना, ये देखिए फिगर ऐसे बन जाएगा, अब ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया है और ये वाली चीज़ ये आगे तक आ गया, ये पानी है एक्चुअली, ये आगे खिंच गया। तो यही होता है ज्वार, यही होता है ज्वार। और ये क्या हो रहा है, ये भाटा हो रहा है ना। अब आप ऐसे समझिए इस बात को, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए कि पानी का आगे आना, ऊपर उठना, पानी का समुद्र से बाहर की तरफ आ जाना, वही हमारा ज्वार होता है। और जो पानी बहुत अंदर तक चला जाता है समुद्र में, वही हमारा भाटा होता है ना। ऐसा दिन में 2 बार होता है जी, ऐसा दिन में 2 बार होता है। और एक ये चीज़ होती है, एक तो ये होता है कि ये तीनों लाइन में, एक लाइन में ये अर्थ हो गई, ये मून हो गया और ये सन हो गया हमारा इधर, मान लो। एक तो ये सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये होती है कि यहाँ पे अर्थ हो और मून यहीं हो जहाँ है, और सूर्य देवता कहाँ हो। इसको मैं यहाँ से रब करती हूँ और इसको भी मैं रब करती हूँ, और सूर्य देवता कहाँ हो, मान लीजिए सूर्य देवता यहाँ है, ये है। तो अब क्या हो रहा होगा पृथ्वी पे, ये कुछ पानी ये खींच रहे होंगे अपनी तरफ और कुछ पानी ये खींच रहे होंगे। तो जब ऐसा हो रहा होगा तो पानी बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उतना लग नहीं पा रहा होगा। पर जब ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे, ये और ये दोनों का फोर्स जुड़ जाएगा, जब मान लीजिए अर्थ में यहाँ बना देती हूँ, मान लीजिए ये वाली सिचुएशन बन जाए कि तीनों एक ही लाइन में आ जाएं, ये भी आ जाए अर्थ, ये यहाँ मून आ जाए, मान लीजिए मून आ जाए यहाँ, ये मून हो गया और ये हो गई अर्थ, ये तीनों एक ही लाइन में हो गए। तो अब जो इसका जो ग्रेविटेशनल, इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक साथ जुड़ गया ना, और दोनों मिल के खींचेंगे तो ज़्यादा पानी खींच लेंगे, है ना। तो यहीं ऊंचे ज्वार आएंगे, ऊंचाई तक पानी चला जाएगा, आगे तक पानी चला जाएगा, बहुत पानी ऊपर उठ जाएगा बहुत सारा, उसी को कहा जाता है ज्वार। पानी के ऊपर उठने को ज्वार कहा जाता है और नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है। जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी, तीनों एक लाइन में होंगे, तो जब ऊंचे ज्वार आते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक साथ काम कर रहा है, सूरज का और इसका। एक ये सिचुएशन है, और एक सिचुएशन ये है कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये मून है और ये सूर्य है। तो इधर की तरफ भी पानी खिंच रहा होगा, इधर की तरफ भी पानी खिंच रहा होगा, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे उतने ऊंचे ज्वार नहीं आएंगे, तो ये निम्न स्तर के ज्वार कहलाएंगे। जल देखिए यहाँ यही बात इसने लिखी हुई है, ये वाली जो बात है ना, ये इस वाले पैराग्राफ में, ये पूरे में इसने यही बात लिखी है, ठीक है। ये वाली चीज़ को आप पढ़ लेंगे एक बार, कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आपको बताया है। जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और नीचे जाना, अंदर की तरफ चले जाना समुद्र में, वो भाटा कहलाता है ना। ये पृथ्वी की गतियाँ देखिए यहाँ इसने दे रखा है। ये लघु ज्वार कब आ रहा है, जब ये इस तरीके से है, तो कुछ पानी इधर खिंच रहा है, कुछ पानी इधर खिंच रहा है, दिख रहा है आपको, ये पानी जो खिंच रहा है ये इतना इतना है, बहुत हल्का सा पुल है। पर जब ये तीनों एक लाइन में, ये दोनों एक लाइन में हैं, तो इधर की तरफ खींच रहे हैं, तो देख रहे हैं आप पानी ज़्यादा खिंच रहा है कि नहीं, ये वाली चीज़ है। एक सिचुएशन ये भी हो जाएगी कि तीनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये पृथ्वी बीच में होगी, तो कुछ ये अपनी तरफ खींच रहा है, कुछ ये अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसा भी हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी इस तरह के ज्वार आएंगे, समझ गए आप बात को, ये वाली चीज़ है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ ये वाली जो चीज़ है, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इन सब चीज़ों में। चलिए मैं इसको कल बताऊंगी आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, ये ठीक नहीं है फिर उतना लंबा, है ना। यहाँ से मैं आपको कल और आगे समझाऊंगी, ज्वार भाटा से आगे वाला ज्वार भाटा भी बता दूंगी कल एक बार फिर से, ठीक है। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।